और सबसे बड़ी बात कि अब इजराइल के अंदर बहुत से कमांडर ईरान के घुस चुके हैं लेबनान के रास्ते। और बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी कि पूरा ईरान और फिलिस्तीन, हमास, हूती, ये चारों तरफ से। आप इस खबर को ब्रेक मत करें, वरना ये उनको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर घुस गए बहुत अच्छी बात है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान और अमेरिका की, क्योंकि जंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। बात फिलिस्तीन की भी होनी चाहिए। फिलिस्तीन के लोग खुश हैं, गाजा के लोग भी अब मुतमईन हो रहे हैं कि उन्हें जल्दी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि ईरान जिस तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इजराइल से लोग भाग रहे हैं, तो अब उनको यकीन हो चला है कि वो बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या ईरान की पॉलिटिक्स है, क्या ईरान की पॉलिसी है, क्या मंसूबा है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ इधर बंद हो गया, उधर रेड सी बंद हो गया है और अब इजराइल और अमेरिका दोनों घुटने पे आ गए हैं। अमेरिका कह रहा है हम जंग नहीं चाहते, इजराइल कह रहा है सीज फायर कर लीजिए। ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबका महवर और मरकज फिलिस्तीन होगा। लेकिन एक नई चीज जो सामने आई है वो ये कि क्या ईरान के कमांडर्स, ईरान के कमांडोज वो इजराइल के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्या जॉर्डन के थ्रू लोग आएंगे? क्या लेबनान के थ्रू लोग वहां पहुंचेंगे? फिलिस्तीन के किस तरह की तैयारी है और इसमें कितनी सच्चाई? सुनिए, इस पर हमने फजील अहमद साहब से बात की, उन्होंने जो जवाब दिया है वो लाजवाब है। सुनिए फजील अहमद साहब। भाई अभी तो ईरान बहुत प्लस है, अभी इतना होस्टाइल होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ताली बजा रही है ईरान की बहादुरी पर। अभी भी ईरान बहुत आगे है, अभी अमेरिका से भी बहुत आगे है। एक नकली परमाणु रिएक्टर पर हमला करके और इतना ट्रंप जी खुश है, कहा नहीं वीडियो डाले अपने सोशल साइट पर, खाली पोस्ट किए ना कि हमने ये कर दिया। अभी ईरान देखिए, अब जो है लाल सागर खाली हो गया, स्टेट ऑफ हुर्मुज पारस की खाड़ी में अमेरिका, आधी दुनिया से कट चुका है अमेरिका। और आपको बता दें, परमाणु बम को मैंने अभी पिछली बात में जब कहा हमने, तो हमने आपको बताया कि 1948 में परमाणु बम चलाने की बात थी इजिप्ट पर, मिस्र पर, लेकिन चलाया कब? उसके 10 साल के बाद जाकर के 1958 में वहां साउथ अफ्रीका के समुद्र के किनारे उसको टेस्ट किया, दुनिया से छिपा करके। उसको शो नहीं किया कि हम टेस्ट कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि वो एक जहाज उधर से गुजर रहा था, उसने उसकी चमक को रिकॉर्ड कर लिया अपने अंदर, लेकिन पूरी दुनिया जानते हुए भी कोई खोला नहीं। परमाणु बम वो चीज होता है, परमाणु बम कोई चलाता नहीं है। एक बार चल गया, उसका दुनिया ने देख लिया क्या होता है। अच्छा, आज की डेट में 16-17 कंट्री के पास परमाणु बम है, सब एक दूसरे पर चला देगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई बचेगा क्या? और अगर ईरान के अंदर परमाणु बम के रिएक्टर पर, जो कि रेगिस्तान में है, पानी के किनारे है, और अगर उस पर हमला करते, रेडिएशन फैल जाता पूरे समुद्र, स्टेट ऑफ हुर्मुज से लेके अमेरिकी सारे जहाज वहां रुक जाते उसके रेडिएशन से। आसान काम है क्या? जाके बोल दिया हम परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिए। अरे ये क्या बच्चों का खिलौना है क्या, कि जो बच्चे जो है कंचे से मारते हैं कि हमने ताजमहल गिरा दिया। ऐसे हम लोग भी छोटे थे तो एक ताजमहल बनाते थे और कंकड़ी से मार के उसको गिरा देते थे, कहते देखो मैंने ताजमहल गिरा दिया। अरे ये बचपना होता है ये सब चीजें। इस उम्र में कोई इस तरह की बातें करे ना, तो वो लगता है कि अब 60 से ऊपर जा चुका है, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग बच्चे थे तो ये सब करते थे कि देखो हमने ताजमहल गिरा दिया मार के। हम कुतुब मीनार बनाते थे मिट्टी का और एक पत्थर मार के कहते थे देखो हमने कुतुब मीनार गिरा दिया। ये सब बचपना होता है। इस उम्र में अगर कोई ये सब बात बोले कि हमने जा करके ईरान के अंदर उनके परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिया और एक चिड़िया को भी रेडिएशन नहीं हुआ, अरे भाई आपने काहे पर हमला कर दिया है क्या? नकली परमाणु साइट पर हमला करके इतना खुश है। अमेरिका ने तो अपनी थूथू करा ली। पूरी दुनिया के अंदर आज जो है यही इजराइल का विरोध, अमेरिका से यूरेनियम चुरा के लाए थे ये लोग। आप इस हिस्ट्री जाके पढ़िए, यूरेनियम चुरा करके अमेरिका से एक नाव गायब हो गई और चुरा करके ले आकर के इजराइल में रखा गया था। और उसके बाद जब ये बात पता चली अमेरिका को,
तो अमेरिका ने उसका हाथ खींच लिया, चारों तरफ से इंटरनल पाबंदी लगा दी। तब फ्रांस ने साथ दिया था इजराइल का, और फ्रांस ने जो है, चूंकि वो दुनिया से कट चुका था, अरब देशों के बीच में अपनी एक पैठ बनाने के लिए उसको अपनी पॉलिटिक्स करनी थी। परमाणु बम की राजनीति बड़े 50 साल से इस दुनिया में हो रही है, और करते करते आज 16-17 कंट्रियों ने बना लिया। और परमाणु बम कहीं कागज पर थोड़ी लिखा है कि हम नहीं दे सकते। काहे नहीं दे सकते हैं? कहीं कोई रोकने वाला है? 56,000 फिलिस्तीनियों को गजा में मारने के बाद इजराइल कह रहा है कि ईरान ने जो है नजरअंदाज किया अंतरराष्ट्रीय कानून को, अस्पताल पे बम मार रहा है। और तुम क्या कर रहे थे फिलिस्तीन में? फिलिस्तीन में आप क्या कर रहे थे? आज आप टोक रहे हो, ईरान को कह रहे हो तो परमाणु बम कौन रोकेगा? अगर वो कोई नॉर्थ कोरिया दे दे, साउथ कोरिया दे दे, रूस दे दे, चाइना दे दे, क्या कर लेंगे? कौन रोकेगा उसको? जब एक मारिए देंगे तो एक दो चार और मार देंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यामत तो आनी है ना। हो सकता है ऐसे ही क्यामत आ जाए, सब एक दूसरे को परमाणु बम मार दे तो कोई बचेगा? 400 किलोमीटर उसका रेडिएशन होता है, 400 किलोमीटर। अगर परमाणु बम छोड़ दिया जाए 400 किलोमीटर तक उसका असर पड़ता है। वो जैसे कोरोना में सांस लेना मुश्किल हो रहा था ना, वैसे ही सेकंडों में सांस बंद हो जाती है। कोई आग नहीं लगती उसमें, बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, जो हवा की ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है। और जैसे ही हवा की ऑक्सीजन खत्म होगी, आपको सांस लेने में दम घुट जाएगा और आप मर जाएंगे। परमाणु बम ऐसा कुछ नहीं होता है कि जाकर 200 बिल्डिंग गिरा देगा, वो इंसानों को मार देगा, बिल्डिंगों का कुछ नहीं करेगा। वो हवा के अंदर ऑक्सीजन को खत्म करके और ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी चीजें बना देगा कि आपको सांस ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। और अस्पताल में कितने लोग जा पाएंगे इतने 20-30 सेकंड के अंदर? तो ये सब चीजें जो है अभी बहुत ऊपर है। अभी तो लड़ाई प्राइमरी स्टेज पर है। अभी मान लीजिए, अभी इतने में इजराइल का हालत खराब हो गया और अमेरिका का भी हालत खराब हो गया। अमेरिका डर रहा है कि नेटो कंट्री उसका अंदर से विरोध कर रहे हैं। ये इंटरनल बात बता रहे हैं आपसे। पूरी नेटो कंट्रियां, चाहे ब्राजील हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई हो, सारे लोग अंदर से विरोध कर रहे हैं। और एक और आपको घटना बता दे, इब्राहिम ट्रेडो अफ्रीका के नए राष्ट्रपति हुए हैं 36 साल की उम्र में। किम जॉन ने अपने 700 पैरा कमांडोज को उनकी सुरक्षा के लिए भेजा है। वो भी तो मुसलमान है, उसको पश्चिमी देशों से खतरा है, क्योंकि वो अपनी करेंसी लॉन्च कर दिया। वो फ्रांस की करेंसी को नहीं मारा, सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस को नहीं मान रहा है। उन्होंने अपने देश की करेंसी लॉन्च कर दी। और जो पूरे सोने का मालिक है अफ्रीका, सोना, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में, और उसी सोने से दुनिया आगे बढ़ रही है। और उसी सोने, खदान होने के बावजूद भी अफ्रीका के लोग भुखमरी और बीमारी से मर रहे। ट्रेडो, जो इब्राहिम ट्रेडो, किंग जॉन ने 700 पैरा कमांडर उनकी अंगरक्षक में, सुरक्षा में भेजा है। और जाकर के वहां के नागरिकों को वो कमांडो को ट्रेनिंग भी देगा और इनको सुरक्षा भी करेगा और तख्ता पलट जैसी घटनाओं से भी बचाएगा। ये होता है। ऐसा नहीं होता है कि सामने से आके कूद के कोई आ जाए कि अब हटो हम मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई हमेशा सिस्टम से होती है और सभी लोग साथ देते हैं। और क्या खामनेई साहब चला रहे मिसाइल? क्या खामनेई साहब चला रहे? और दूसरे लोग हैं काम करने के लिए। वो तो बस कह दिया उन्होंने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करो, बस हो गया, बाकी लोग बंद कर देंगे। शी जिनपिंग थोड़ी आके लड़ेंगे, ना तो पुतिन साहब आके लड़ेंगे। भाई एक सिस्टम लड़ता है ना, एक सिस्टम लड़ता है। नेटो का मेंबर, यूरोपीय यूनियन का मेंबर है टर्की। टर्की ने 200 अपने ड्रोन यूक्रेन को दे दिया, और रूस ने अपने 100 लाइन से 100 जो है टैंक, बहुत हैवी टैंक, वहां लाइन में खड़ा कर दिया कि यूक्रेन में घुसेंगे, रात को किसी टाइम पे आदेश आएगा तो जाएंगे। 100 टैंक लाइन से खड़े थे। टर्की का ड्रोन ऊपर से पहले नीचे आया, और रूस के सैनिकों ने गलती क्या किया कि बहुत ठंडक होती है वहां पे, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वो लोग इंजन स्टार्ट करके और इंजन की गर्मी लेकर के अंदर बैठे आराम कर रहे थे टैंक के अंदर। उस इंजन की गर्मी को सेंस किया, पहले नीचे आकर के सेंस किया, उसकी लोकेशन सेट किया, और ड्रोन ऊपर जाकर के एक साथ 100 टैंक उड़ाया था। पहली शुरुआती लड़ाई में एक साथ 100 टैंक उड़ा दिया एक ड्रोन ने।
100 ड्रोन गए, 100 टैंक उड़ा दिए। देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। इंजन स्टार्ट है, उसके हीटर की गर्मी लेकर के जवान अंदर बैठे हैं और ड्रोन आया, कहाँ गर्मी मिल रही है उसको लोकेशन सेट किया, पिन ड्रॉप किया, ऊपर गया और ऊपर से फिर बम गिरा दिया, सारे टैंक उड़ गए। तब रूस ने टर्की से कहा कि भाई हम लोग ऐसा मत करें, आप हम लोग के साथ रहिए। तो अपनी गैस का, वो जैसे यूरोपीय यूनियन के लोग गैस कहां से लेंगे, रूस तो देगा नहीं, रूस उससे ले नहीं रहे, और रूस को गैस बेचना है तो टर्की को जक्शन दे दिया कि हम रूस टर्की को गैस देंगे और टर्की जो है आगे गैस बेचेगा। और उसके बदले में रूस ने कहा कि आप मेरी गैस ले लो, गैस से पैसे कमाओ, मगर यूक्रेन को ड्रोन मत दो। ये होती है डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स। नहीं तो कहता कि ठीक है एक बम मार दो टर्की को भी, टर्की ने ड्रोन क्यों दिया। ऐसे नहीं होती ना लड़ाई। लड़ाई कैसे, डिप्लोमेसी, हर लड़ाई के पीछे डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स बहुत जरूरी होती है। एक ग्रुप ऐसा होता है जो नेगोशिएशन भी करता है, एक ग्रुप ऐसा है जो मिसाइल भी मारता है, एक ग्रुप ऐसा है जो उसकी गुप्तचरी भी करता है, एक ग्रुप ऐसा है जो सारे स्ट्रेटजी को प्लान करता है। उस प्लान को लेकर के कंट्री हेड के साथ वो क्या डिबेट डिस्कशन होता है, एक प्लानिंग तय होती है, उसके बाद काम होता है। अगर मान लीजिए रूस गुस्सा में आता, कहता करे टर्की ने 100 ड्रोन दे दिया, मेरे 100 टैंक उड़ा दिए, कहता मार दो एक मिसाइल टर्की को भी, मार दो उनके मैं जो खबर राजधानी ब्रेक है। कर दूं, नहीं तो वो रह जाएगी। बड़ी खबर आ गई यहाँ पे। मोहम्मद हुसैन साहब ने अपडेट किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के 21वीं वेब शुरू कर दी गई है, 21वीं वेब शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे इब्राहिम साहब ने लिखा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर ईरान ने किया है। तो यहाँ पे देखिए 21 जो इनका प्रॉमिस ट्रू वो शुरू कर दिया। और यमन ने भी, हूती ने भी हमला शुरू कर दिया। और वहां पे हूती ने हूती ने अमेरिका नेवी एयरक्राफ्ट पर अटैक शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से वहां पे हूती ने शुरू कर दिया, इजराइल ने इधर शुरू किया है। तो इस तरह देखा जाए तो आज जो है वो मामला जो है बड़े खतरनाक। अब यहाँ पे अगर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था तो ईरान को ये बात अपने तक रखनी चाहिए। अब इनका साहब का कहना है, सलीम साहब का, कि ईरान को सारी बातें अब मीडिया में नहीं बतानी चाहिए, उसे बहुत सारी बातों को छिपा के रखना चाहिए, ये उनका मशवरा है। यहाँ पे ट्रंप को लगा उसके हमले करने से ईरान डर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तेल अवीव पूरी तरह से जल रहा है, हाइफा नष्ट हो रहा है, धुआं हाइफा में उठा है और पूरा हर जगह सायरन बजते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फजील साहब मुकम्मल करें तो फिर मैं इधर आ जाता। तो मैं ये कह रहा था कि अब जो है, अभी इजराइल जितना एग्रेशन में था, अमेरिका जितना एग्रेशन में था, और उनको लग रहा था कि हम बम मार देंगे तो ईरान डर जाएगा, बात पैर पकड़ लेगा मेरा। बातचीत अब तो करने को तैयार है ना नेतन्याहू, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुमताज भाई, वो दिन दूर नहीं जो हम लोग कहते थे कि रावण अपनी लंका जला लेगा, तो जलवा लिया रावण अपनी लंका। कुछ बचा है इस लंका में? बचा है क्या कुछ? आप बताइए, कुछ बचा है? हमारे हिसाब से तो लंका जल चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि अब इजराइल के अंदर बहुत से कमांडर ईरान के घुस चुके हैं लेबनान के रास्ते, और वो लोग अंदर तक पहुंच चुके हैं। और बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी कि पूरा ईरान और फिलिस्तीन, हमास, हूती, ये चारों भाई तरफ से। आप इस खबर को ब्रेक मत करें, वरना ये उनको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर घुस गए बहुत अच्छी बात है, मगर आप प्लीज इसको मीडिया पे मत करिए। तो उनको सलीम पता साहब है। बिल्कुल सही तैयारी की बात उन्होंने करी कि ईरान को ये कॉमन नहीं करना चाहिए कि हमने वहां से हटा लिए, बस ये फिर दूसरी जगह ढूंढ के वो उसको तबाह करेंगे। नहीं, इन बातों को अरे छुपे रहने कोई दें बात आप। नहीं, अरे 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 छोड़िए, ऐसी बात नहीं है, चलिए। हाँ ठीक है, वो ठीक है, ठीक उनको है। उनको भी पता है कुछ चीजें हाथ से निकल जाती हैं लड़ाई में ना। जब गोली बंदूक से निकल जाती है फिर वापस नहीं आ सकती। वो इनके हाथ से अब निकल चुका है। अब तो कह के घुस रहे, रास्ता वही है जॉर्डन। मैं आज भी कह रहा हूं कि जॉर्डन के रास्ते से घुसेंगे। हम तो कह रहे, खुल्लम खुल्ला कह रहे। और यही बात देख लीजिए, जॉर्डन पे आज नहीं तो 5 दिन के अंदर कुछ ना कुछ होगा जरूर, 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि अभी इजराइल ईरान इतने पर नहीं मानेगा।
जब तक कि फिलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पर नहीं फहरा लेता, फिर इस लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है? अभी ईरान बहुत आगे है। ये वेस्टर्न मीडिया कह रही है इतने सौ मर गए, उतने सौ मर गए, और 50 आदमी दिखा रहा है इजराइल में मर गए, और बिल्डिंगें ऐसी दिख रही कि शहर का शहर तबाह है। और उसमें सोचिए आपके 50 आदमी, एक एक बिल्डिंग, हजारों आदमी एक एक बिल्डिंग में, कम से कम 5000 6000 आदमी रहते हैं। कितने लोग बंकर में गए होंगे, कितने लोग बेसमेंट में गए होंगे। अरे इजराइल तो ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को उठा भी नहीं रहा, उसी बिल्डिंग में छोड़ दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत है इजराइल के सामने कि इतना मलबा जाएगा कहां? समुंदर में तो जाएगा नहीं, पाटने नहीं देंगे समुंदर। ये मलबा कहां ले जाएंगे जब बिल्डिंगें उनको साफ करनी पड़ेगी? तो बहुत बड़ा संकट। जितना तो बनाने में खर्च नहीं आया था, उतना तो मलबा हटाने में खर्च आ जाएगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद, लाल सागर बंद, आधा दुनिया से अमेरिका कट चुका है, और उसके पूरे ग्राहक आधी दुनिया में है। अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। अब इकबाल अमेरिका का गिर गया आज से। मुमताज भाई और फिरोज भाई, मैंने कहा था ना कि इजराइल का एक बाल गिर गया, अब अमेरिका का भी एक बाल गिर गया। कल के हमले से अमेरिका का एक बाल भी गिर गया। अब अमेरिका के भी थू थू होगी दुनिया के अंदर। लोग अब अमेरिकन कह रहे हैं कि कैसा प्रेसिडेंट मिल गया हम लोग को। ये अमेरिकन की आवाज आ रही है। जी मुमताज भाई। फिलहाल जो है वो कोई बात मानेगा फदील साहब? देखिए, ईरान ना झुकेगा, न रुकेगा, और न टूटेगा। ईरान खत्म कभी नहीं हो सकता है फिरोज भाई, ये बात तो जहन में लाइए ही नहीं। ईरान हारेगा ये भी जहन मत लाइए। वो ईरान है। सद्दाम हुसैन साहब का जमाना अलग था, वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, उनकी स्ट्रेटजी भी थोड़ा अलग थी। सद आप गद्दाफी से हम शुरू करते हैं। गद्दाफी साहब को लेकर के सबका क्या था कि हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सबका मकसद एक ही है। आज क्या है, ब्रिक्स करेंसी को लेकर के अमेरिका इतना परेशान क्यों है? मिडिल ईस्ट को लेकर के ब्रिक्स करेंसी की वजह से परेशान है। यही इब्राहिम तरोड़े की बात अभी हमने आपको बताया, वहां भी करेंसी वार हुआ, और उनकी जाके पढ़िए, इस समय 36 साल की उम्र में तहलका मचा के रखे हो। और सोचिए कि किंग जॉन कहां है और वो वहां जाकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं वो ईरान पिछले 40 साल से, आप सोचिए कि दुनिया जब F-35 के लिए पागल हो रही थी, समझ रहे हैं आप, तब ईरान मिसाइल बना रहा था। वो नहीं गया एयरफोर्स के चक्कर में कि एक जहाज को उड़ाइए, 2000 किलोमीटर तेल भर के दीजिए, फिर जाके मार के आएगा। भारी भरकम जहाज को कोई बीच में मार देगा, और जहाज में पायलट रहता है। एक पायलट के ऊपर इंडियन रुपीज से कम 10 लाख रुपए खर्चा महीने का। जंग हो ना हो, पायलट को तनख्वाह देना होगा, मेडिकल देना होगा, उसकी सारी सुख सुविधा देनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्यों ऐसा ड्रोन बना के रख लो, मिसाइल बना के रख लो। ना वो तनख्वाह मांगेगा, ना उसको प्रैक्टिस के लिए डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए। एक बार कितना स्ट्रेटजी आप देखिए कि 40 साल से जो तैयारी कर रहा है इस दिन के लिए। हम लोग आज ईरान की बात कर रहे हैं, और ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका की सोच करके उसने पूरी प्लानिंग किया कि इनको कैसे ठीक करेंगे। जब दुनिया एयरफोर्स बना रही थी तो ड्रोन बना रहे थे। जब लोग जहाज में मिसाइल फिट कर रहे थे तो वो 2000 किलोमीटर, 4000, 14000 किलोमीटर तक की मिसाइल बना के रखे। अभी तो जो उन्होंने 25 साल पहले मिसाइल बनाई उसका यूज अभी कर रहे हैं। जो 10 साल पहले बनी, जो 15 साल पहले बनी, रखे रखे बारूद खराब हो जाता है, मिसाइल का भी केमिकल खराब हो जाता है। वो मिसाइलें अभी यूज हो रही हैं। अभी तो जो 5 साल के अंदर लेटेस्ट मिसाइलें बनी है ना, वो तो अभी यूज ही नहीं हुई। ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, वो ये जो सब 15 साल फजील साहब पुरानी मिसाइल जो है। मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हो ना ईरान वाले, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करें। आज जो उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किया तल अवीव में, उसकी तस्वीरें तो सारी नहीं दिखाई गई, कह रहे हैं उससे नुकसान हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल मिसाइल था, यानी उसका एक्सपेरिमेंट वहां किया गया है तल अवीव में। जी जी। नहीं, नहीं सारे और लोग जितने और लोग ये भी भी आज हैं, रिपोर्ट आई है कि अभी 75% तो यूज ही नहीं हुआ। अभी लेटेस्ट जो फजील साहब कह रहे हैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ सही कि है। जो 10 साल 15 साल और पहले इस की दौरान मिसाइलें बन मैं के रखी है ना, अभी तो वही कोहराम मचा रही है। अच्छा, उनके पास मिसाइल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपना जहाज भेजना पड़ रहा है। F-35 से हमला हो रहा है, उसमें पायलट की जिंदगी रिस्क में है, जहाज रिस्क में है, और उसके बाद उस पायलट को पाल के रखो। ये सबसे बड़ा खर्चा है कंट्री के ऊपर। इससे अच्छा है मिसाइल बना।
अब मिसाइल बनाना आसान तो नहीं है। दुनिया में कहां से ईरान ये इतना सीख के आया, कहां से टेक्नोलॉजी लाया। हालांकि मैथमेटिक्स में ईरान बहुत आगे है पहले से, दुनिया के शुरुआत से भी मैथमेटिक्स में ईरान का बहुत नाम रहा है। ये जो ईरान के इतने सारे साइंटिस्ट थे 20, 25, 30, 40 जो मारे गए, 40 साल क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे ये। कितने साइंटिस्ट हैं वहां ईरान में, बच्चा बच्चा साइंटिस्ट है। बता तो रहे साइंटिस्ट की कमी नहीं है वहां पे। और वो साइंटिस्ट नहीं है जो कमीशन खाने वाले नहीं है, वो कुछ नहीं है, खाली खाने पर और कपड़े पर काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं काम कर रहे कि हम साइंटिस्ट हैं तो बढ़िया 2 लाख का सूट पहन करके घूमे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमे, बड़ा बड़ा बंगला में रहे। ईरान के सारे साइंटिस्ट माशाल्लाह वो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, समझ के चलिए आप। अब चलिए वो तो खैर अभी उस पर कुछ बात नहीं किया जाएगा। अब कलाम साहब तो हम लोग के बीच में नहीं है, बहुत दुख है। हमने आपको एक दिन चर्चा किया था कि कलाम साहब को कैद कर दिया अमेरिका के दबाव में, राष्ट्रपति भवन में। ये अमेरिका का दबाव था हमारे देश के ऊपर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश पर। उनको राष्ट्रपति बनने से हम लोग खुश नहीं है। हम लोग खुश तब होते हैं जब उनको मुहैया कराई गई होती सुविधा की तुम और तरक्की और बनाओ। हम ऐसी मिसाइलें बना लेते उनके अब्दुल कलाम साहब के जरिए कि अमेरिका क्या हो तो नरक तक पहुंच जाती। ठीक है, कहां से कहां तक पहुंच जाती। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर भारत होता, उनको राष्ट्रपति की जरूरत नहीं थी। खैर उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ईरान जो है मैं इस दौरान एक बड़ी खबर दे दूं। बहरीन ने ईरान के डर से अपने अधिकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए हुक्म जारी कर दिया है कि सारे लोग घर से काम करें। बहरीन ने अपने देश में 33 शेल्टर भी बना लिए हैं, 33 शेल्टर बना लिए। तो यहाँ पे ये खबर आ रही है गुलामगिरी करो, बहरीन में भी तो अमेरिकन अड्डा है ना बहरीन में भी। हाँ, इसीलिए किया गया जी। अब यहाँ पे शान हैदर रिजवी साहब पूछ रहे हैं कि ये पैदल सेना वाला क्या है, किस तरह से, क्या इसमें कोई गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वही होना है। जॉर्डन से पैदल 140 किलोमीटर तेल अवीव है, एक हफ्ते में तेल अवीव पहुंच जाएंगे लोग। 140 किलोमीटर जॉर्डन से तेल अवीव का बॉर्डर है और वही सबसे नियरेस्ट रास्ता है। तेल देखिए, किसी भी देश की राजधानी पे अगर आपने झंडा फहरा दिया पूरा कंट्री आपका हो गया। ये एक नियम होता है, झंडा फहरा के उनका मेन चीजों पर आप बैठ जाइए और पूरा कंट्री आपका हो गया। तेल अवीव पर पैदल सेना जॉर्डन से ही सबसे अच्छा रास्ता है उसको जाने के लिए, क्योंकि इधर फिलिस्तीन से बहुत मुश्किल है। उधर उन्होंने पहले से भी बहुत ज्यादा कंक्रीट वॉल और क्या क्या बना रखा है, लेकिन जॉर्डन जो है चूंकि कम गरीब देश है, उतना अमीर नहीं है और तेल भी नहीं है उसके पास पेट्रोल डॉलर नहीं है। वो मिडिल क्लास स्टेट में आता है और वहां के लोग मेहनत मजदूरी कस करते हैं। ज्यादा रिच कंट्री नहीं है जॉर्डन, अरब का पड़ोसी जरूर है लेकिन तेल नहीं है उसके पास। तो जॉर्डन जो है वो, अब जिसके पास तेल नहीं है और पैसा, अमेरिका उनको जो प्रेसिडेंट है उनको इतना घूमने फिरने के लिए पैसा तो अमेरिका ही देता है ना, मौज मस्ती करने के लिए बड़े बड़े बंगले में लोग रहते हैं, सोना के जहाज से घूमते हैं, तो सब अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है ना। तो बसीजी ग्रुप जो है, ईरान का जो पॉलिटिकल ग्रुप है, बसीजी पूरी नजर रखे हुए है जॉर्डन पे, सारा निगाह है और जॉर्डन से ही शुरुआत होगी। और अभी इजराइल में वो बहुत जल्दी वो टाइम आएगा कि जब पैदल सेना मार्च करके इजराइल के तेल अवीव पर कब्जा करके वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाएगी। जी मुमताज भाई। तो नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब और फिरोज अहमद बख्श साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।